नमस्कार, स्वागत है आपका टैक्स मंत्र के इस एपिसोड में। और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि आप के जो आपके शेयर के अंदर मुनाफा होता है, म्यूचुअल फंड में मुनाफा होता है, उस मुनाफे पर आप कैसे टैक्स बचा सकते हैं। आपके द्वारा जो प्रॉपर्टी बेची जाती है तो वहाँ पर भी आप कैसे टैक्स बचा सकते हैं। तो कैपिटल गेन टैक्स में पर आप कैसे कैपिटल गेन बचा सकते हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है महिर टन्ना जी, टैक्स एक्सपर्ट, SK पटोदिया एंड एसोसिएट्स के। बहुत बहुत स्वागत है महिर जी आज हमारे स्टूडियो में आने के लिए। सर, तो मेरे पास एक लिस्ट है, सारे जो हमारे दर्शकों के सवाल हमारे पास आए थे उनको हमने कंपाइल किया है कैपिटल गेन और प्रॉपर्टी पर टैक्स के। तो उसी के मैं आपसे जवाब चाहूँगा आसान भाषा के अंदर, जिससे जब भी कोई व्यक्ति है या जो टैक्स पेयर है उसे अगर दिक्कत आए और आज ही नहीं बाद में भी कभी इस एपिसोड को देखता है तो तमाम कैपिटल गेन से जुड़ी हुई जो क्वेरीज है वो सॉल्व हो जाए। सर, तो पहला मेरा जो सवाल है आपसे, क्या शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड बेचकर कमाए गए कैपिटल गेन पर टैक्स बचाया जा सकता है? जी ज़रूर। अगर कोई टैक्स पेयर जो ये शेयर्स और म्यूचुअल फंड से जो गेन कमाता है उससे जो वैल्यू जो उसको मिलती है वो अगर वो नए घर में इन्वेस्ट कर देता है उस अमाउंट को, तो उससे वो टैक्स बचा सकता है। बट उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि जिस दिन उन्होंने शेयर्स या म्यूचुअल फंड रिडीम करवाए उस दिन उनके पास एक से ज़्यादा घर नहीं होना चाहिए। अच्छा। अगर वो एक से ज़्यादा घर अपने हाथ नहीं है डेट ऑफ ट्रांसफ़र के दिन, और अगर वो जो रिडम्पशन से जो अमाउंट आ रहा है या शेयर्स बेच के जो अमाउंट आ रहा है पूरे के पूरे वो नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उनको कोई टैक्स नहीं भरना होता है। अच्छा, यानी सर मेरे पास म्यूचुअल फंड थे, उसमें मुझे मुनाफा हो गया कहने के लिए 20 लाख रुपए का, और वो 20 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है, रियलाइज प्रॉफिट, वो उससे मैं एक घर खरीद लेता हूँ, अपना पहला घर, तो मेरे को कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म नहीं देना है जो 12.5% लगता है। दूसरा घर बोल सकते हो, पहला घर आप रख सकते हो, एक घर आपके पास अगर है तो कोई इशू नहीं है, आप और एक घर खरीद सकते हो, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड आपने जो ये शेयर्स बेचे और या म्यूचुअल फंड रिडीम करवाया वो लॉन्ग टर्म होने चाहिए, मतलब एटलीस्ट आपने 12 महीने तक उसको होल्ड किया होना चाहिए, तो ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा। तीसरा घर नहीं होना चाहिए, दूसरा घर ले सकते हैं। करेक्ट। बिल्कुल। अगला सवाल सर, शेयर बेचकर मिली रकम से घर खरीदने पर टैक्स छूट जो मिलती है, ये कितनी ड्यूरेशन के लिए होती है? ऐसी कोई ड्यूरेशन नहीं है, आप उसको हमेशा ले सकते हैं। बट उसका ऐसा है कि आपको जो अमाउंट आया है, आपको जो नए प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करना है, तो आप दो प्रकार से कर सकते हो। या तो आप नया घर खुद खरीद सकते हो, या तो आप कंस्ट्रक्शन करके बनवा सकते हैं। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन करके बनवा रहे हैं तो आपके पास 3 साल का टाइम होता है, जहां पे आपको ये रिडम्पशन वैल्यू या शेयर से मिली जो वैल्यू है आपको 3 साल में उस कंस्ट्रक्शन में यूज कर देना है। और अगर आप घर खुद खरीद रहे हो, रीसेल घर का फर्स्ट ऑलरेडी किसी ओनर से आप खरीद रहे हो, तो आपके पास 2 साल के विंडो है कि आपने शेयर्स बेचे उससे 1 साल पहले अगर आप घर खरीद लेते हो तो, या तो आप 2 साल बाद भी खरीद सकते हो। 2 साल बाद तक? तो मेरा अगला सवाल यही था, अगर मैंने पिछले साल घर खरीदा तो क्या अब शेयर बेचने पर उस घर के जरिए टैक्स बचा सकता हूं? जी ज़रूर बचा सकते हैं। उसके लिए डेट बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, बिकॉज जैसे आज आप घर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपने बिल्डर से घर खरीदा तो आपको बिल्डर ने आपने बुकिंग करवाते ही आपको वो लोग आपको अलॉटमेंट लेटर दे देते हैं, वो बाकायदा आपका डेट ऑफ एक्विजिशन माना जाता है। तो हमने अभी क्या डिस्कस किया कि जैसे आज अगर मैं शेयर्स बेच रहा हूं और मैंने कंस्ट्रक्शन मुझे करवाना है तो मुझे 3 साल में कंस्ट्रक्शन करवाना है, और अगर मैं किसी ऑलरेडी कोई रह रहा है उसका घर मैं खरीद रहा हूं तो 1 साल पहले भी खरीद सकता हूं उससे घर। तो अगर आज मैंने अगर कोई शेयर्स बेचा तो मेरे पास 1 साल पहले तक का टाइम था, जब आज अपन उस शेयर्स को बेच के अपन उस घर को खरीद सकते हैं। तो जैसे आज नहीं सर, उदाहरण के तौर पे अगर आज घर बेचा जाता है, आज घर खरीदा जाता है, तो अगले 1 साल तक मैं म्यूचुअल फंड बेचकर उसका जो पैसा है वो घर जो खरीदा उसमें छूट ले सकते हैं। करेक्ट। बस आपको वो कंसिडरेशन अमाउंट इन्वेस्ट करना है उसमें उस टाइम में, 1 साल पहले और 2 साल बाद में। 1 साल पहले, 2 साल बाद, और कंस्ट्रक्शन के लिए 3 साल। 1 2 3 वैसे याद रख सकते हैं। 1 2 3। तो दर्शकों के लिए जो मिहिर जी ने बताया कि 1 2 3 यानी 1 साल पहले आपने घर खरीदा है, अगर जब म्यूचुअल फंड बेचे उसके 2 साल बाद तक घर खरीदा है, और म्यूचुअल फंड बेचे उसके 3 साल बाद तक आपने घर बनवाया है, यानी घर कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक बात? बिल्कुल। अब सर अगला सवाल मेरा है, अगर घर खरीदने के लिए लोन लिया था तो क्या शेयर बेचकर लोन चुकाने पर टैक्स छूट मिलेगी? यस, इसमें भी बिल्कुल मिलेगी। अगेन जैसे हमने पहले अभी डिस्कस किया, डेट बड़े इंपॉर्टेंट है। आपने जो घर खरीदा जिसके लिए आपने लोन लिया है उसकी डेट इंपॉर्टेंट है।
अगर आज आप वो लोन रिपेमेंट के लिए अगर वो पैसे यूज कर लेते हो जो शेयर से मिले तो भी आपको छूट मिलेगी, बिकॉज आपने वो दोनों कंडीशन फुलफिल कर दी है, 1 2 3 वाली जो हमारी बात हुई वो, और आपका लॉन्ग टर्म होना चाहिए और आपके पास एक से ज्यादा घर नहीं होना चाहिए, तो आपको ये लोन रिपेमेंट का भी आप बेनिफिट ले सकते हो। बिल्कुल सर, एक बार वापस दर्शकों का हम रिवीजन कर लेते हैं, संक्षिप्त में बताइए ये 1 2 3 वाला जो फॉर्मूला है। यस, तो हर टैक्स पेयर के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो घर रेडीमेड फ्लैट खरीद सकता है, या तो कंस्ट्रक्ट करवा सकता है, या बिल्डर से ले सकता है, जिसको दोनों में एक ही माना जाता है। जब आप किसी से घर खरीद रहे हो जो रेडी फ्लैट है, तो उसके लिए आपके पास ट्रांसफर हुआ उसके 1 साल पहले की लिमिट है और 2 साल बाद की लिमिट है। पर अगर आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हो तो आपके पास सिर्फ बाद के 3 साल है। और म्यूचुअल फंड जो आपने बेचा है उसके जो भी कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो निवेश करके आप बचा सकते हैं। यस, गेन अमाउंट नहीं, आपको पूरा कंसिडरेशन अमाउंट डालना है। आपने समझो 100 रुपए के शेयर्स बेचे जिसमें गेन 40 रुपए ही हुआ, पर आपको पूरे 100 रुपए आपको इन्वेस्ट करने हैं नए घर में। अच्छा, पूरा का पूरा? पूरे का पूरा करना है। ओके, और जमीन भी क्या उसमें शामिल होती है? यस, अगर आप वो जमीन को कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करने वाले हो, उसके ऊपर आप कोई घर बनाने वाले हो, तो वो लैंड कॉस्ट भी काउंट हो जाता है उसी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में। तो इस तरह से लोग सर पैसा बचा सकते हैं। Yes, definitely. यानी म्यूचुअल फंड में जो भी आपका कमाई हुई उसको आप बेच के घर खरीदते हैं तो आपको पैसा टैक्स नहीं देना है। करेक्ट। बिल्कुल सर, अगला सवाल है, क्या शेयर या म्यूचुअल फंड बेचकर मिले पैसे से होम लोन बच सकता है? अगर प्रॉपर्टी पति पत्नी के नाम पर है तो बेचने पर टैक्स किसे देना होगा? ये हमेशा एक कंफ्यूजन रहा है, बिकॉज इनकम टैक्स और लीगल, जो प्रॉपर्टी लीगल अपन बात करें, दोनों अलग वे में चलते हैं। लीगली अगर किसी एग्रीमेंट में, प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट में अगर दोनों के नाम है तो लीगली दोनों ओनर माने जाते हैं। इनकम टैक्स पर्पस के लिए जो कंट्रीब्यूशन देता है एसेट एक्वायर में, जैसे आपने और अपनी वाइफ ने घर खरीदा, आपने सिर्फ वाइफ का नाम रखा है, आपने ही पूरा अमाउंट पे किया है, उनका सिर्फ नाम है, तो इनकम टैक्स पर्पस के लिए आप ही ओनर माने जाएंगे, तो वाइफ को कोई टैक्स नहीं भरना है अगर आप वो घर फ्यूचर में बेचते हो। तो इस वजह से वैसा है कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ जॉइंट ओनरशिप में घर खरीद रहे हैं, अगर दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो जब वो घर बेचा जाएगा तब दोनों को टैक्स भरना है इक्वली, बराबर, भले ही उनका सर रेशियो अलग हो। रेशियो जनरली कोई आजकल अगर आप बात करें तो कोई रेशियो लिखता नहीं है, एग्रीमेंट में यूजुअली ब्लैंक रहता है, और अगर कुछ नहीं लिखा है तो माना जाता है कि 50-50 ओनर है। हाँ, जब कंट्रीब्यूशन की बात आती है तो थोड़ा बहुत घर में ऊपर नीचे चलता है कि अगर समझो हस्बैंड ने 55% दे दिया और वाइफ ने 45% दे दिया, तो उतना माइनर एडजस्टमेंट चलता है और दोनों को 50-50% टैक्स पर्पज के लिए ओनरशिप मानी जाएगी, और उसी हिसाब से आपको 50-50 के हिसाब से जब आप घर बेचेंगे तो गेन पे टैक्स भरना होगा। अच्छा, 50-50 के हिसाब से Yes. जितना भी टोटल गेन है उसका आधा आधा Yes, इनकम correct, जुड़ेगा। correct. बिल्कुल। अगला सवाल सर मेरा है कि अगर मैंने प्रॉपर्टी बेच दी और नई प्रॉपर्टी ढूंढ रहा हूं तो क्या तब तक पैसे का इस्तेमाल कर सकता हूं? टेक्निकली आप कर सकते हैं, बट जब तक आपके पास रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट नहीं आई। हम एज ऑफ नाउ अगर बात करें तो हर इंडिविजुअल को जुलाई तक रिटर्न फाइल करना होता है, साल के खत्म होने के बाद उनको 4 महीने का टाइम दिया जाता है रिटर्न फाइलिंग के। तो आज अगर आप कोई एसेट बेचते हो तो आपके पास रिटर्न फाइलिंग तक का टाइम है। अगर आपने नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया तो कोई इशू नहीं है, बट अगर तब तक आप नई प्रॉपर्टी ढूंढ नहीं पाए तो आपको एक गवर्नमेंट के स्पेसिफिकली कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट होते हैं बैंक में, डेजिग्नेटेड बैंक में, आपको उस पैसे को वहां इन्वेस्ट कर देना है। जब जब आपको वो कंस्ट्रक्शन के लिए या परचेज के लिए पैसे की जरूरत पड़े, आप उस अकाउंट से पैसे विड्रॉ करके आप उसको पेमेंट कर सकते हो, और आपको वो उसी टाइम लिमिट में यूज कर देना है। जैसे मैंने बताया 1 2 3 वही वाला, तो 3 साल में आपको उस अकाउंट से भी पैसे यूज करने हैं। अगर कुछ पैसे यूज नहीं कर पाए तो आपको फिर से उसके ऊपर भी टैक्स भरना है जब आपके 3 साल खत्म हो जाएंगे। 3 साल खत्म हो जाएंगे उसके बाद। सर लेकिन एक सवाल आपसे समझना होता है कि प्रॉपर्टी बेचने के बाद टैक्स बचाने के लिए कितने समय में नया घर खरीदना जरूरी है? वही 3 साल, वही 3 1 साल 2 3 1 वाला 2 3 वाला, वही वाला। ठीक है, ये तो सर हमने बात करी कि आपने म्यूचुअल फंड बेचे उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि लोग अपना घर अपग्रेड भी करते हैं। आपने एक घर बेचा तो उसके एवज में क्या मुझे एक ही घर खरीदना है या एक घर बेच के मैं 2 घर खरीद सकता हूं जिससे मेरा टैक्स नहीं लगे? 2014 तक ये चीज़ें क्लियर नहीं थी, तो 2014 में गवर्नमेंट ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको चेंज कर दिया है, और अब आप एक ही घर खरीद सकते हो। एक घर बेच के आप एक ही घर खरीद सकते हो, आप मल्टीपल घर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उन्होंने उस हिसाब से टैक्स प्रोविजन में चेंज ला दिया है। बिल्कुल। लेकिन सर अगर किसी पिताजी का घर है और वो पिताजी को लग रहा है कि अब 2 बेटे हैं, परिवार बड़ा हो गया है और इस घर को बेच के दोनों बेटों के लिए मुझे एक घर खरीदना है, तो वहाँ पर
फिर एक घर की पूरी टैक्स लाइबिलिटी आएगी? यस, बिल्कुल वो पूरी आएगी उसके ऊपर। इससे अच्छा अगर विल में जैसे जनरली बाप जो है वो अपने बेटे को अगर वो गिफ्ट में दे दे और फिर वहां से प्रॉपर्टी परचेज हो तो काफी अच्छा होता है। अदरवाइज आपको, क्योंकि आपने एक घर बेच के 2 घर खरीदे तो आपको एग्जेम्पशन सिर्फ एक का ही दिया जाएगा। एक का ही दिया एक का ही जाएगा। दिया जाएगा। नहीं, इसलिए कोई विल नहीं बनाना चाहता है हाँ। कि मैं अभी ये घर बेच देता हूँ और उसके बाद 2 बेटों के लिए एक दो अलग अलग घर खरीदे जाते हैं तो आपको दूसरे घर पे आपको टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। बिल नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। बिल्कुल। अगला सवाल सर था, अगर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम क्या होती है और इससे कैसे टैक्स बचाया जा सकता है? ये वही है जैसे मैंने बताया कि अगर आपने रिटर्न फाइलिंग तक आपके पास ऑप्शन होता है कि आप नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर आपने तब तक नई प्रॉपर्टी नहीं बनी, या जैसे आप बिल्डर से प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो एक आपको हर स्लैब वाइज आपसे पैसे लेता है कि आपको एक 2 साल का एक स्लैब वाइज ये देता है कि आपको हर इंस्टॉलमेंट, हर एक स्लैब पे आपको पैसे देने हैं। तो बाय द टाइम जुलाई जो आपको जो रिटर्न फाइलिंग की सीजन जब आ रही है आपकी, तब तक अगर आपको बिल्डर को आपको पैसे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ड्यू ही नहीं हुआ है, तो आपको ये कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में रख देना है। काफ़ी सारे बैंक उसके लिए डेजिग्नेटेड है। आप वहाँ पे जाइए, उनको बताइए मुझे कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट ओपन करना है, और डेजिग्नेटेड आप उसके सारे पैसे जो भी आपके बचे हुए वहाँ पे रख सकते हैं। बिल्कुल सर, आपने बहुत सिंपल तरीके से बताई कैपिटल गेन स्कीम क्या है। अब सर, एक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट दूसरी प्रॉपर्टी कोई नहीं खरीद पा रहा है, निवेश नहीं कर पा रहा है, किसी को ज़रूरत है कि आपने अपना जो प्लॉट है वो बेच दिया, मकान है बेच दिया, तो उससे जो टोटल पूंजी आई उस पर टैक्स की लायबिलिटी किस तरह से लगती है? उस पर अगर ये जो प्रॉपर्टी है, अगर आपने 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदा हुआ है तो एक अलग टैक्स ट्रीटमेंट है। 23 जुलाई के बाद गवर्नमेंट ने इस पे चेंजेस कर दी है। 23 जुलाई से पहले आपके पास एक इंडेक्सेशन का एक बेनिफिट था। इंडेक्सेशन मतलब कि आज आपने प्रॉपर्टी समझो 25 साल पहले खरीदी थी, कॉस्ट इन्फ्लेशन हो गया तो प्रॉपर्टी की वैल्यू भी चेंज हुई रहेगी। तो ये गवर्नमेंट ने एक इनकम टैक्स में एक सावधान रखा है जहां पे आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हो कि 25 साल पहले जो आपने 10 लाख में प्रॉपर्टी खरीदी थी, आज उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, वो एक उनका एक फॉर्मूला है, उस हिसाब से आप उसकी आज की वैल्यू निकालिए, वो आपकी कॉस्ट बन जाएगी, और आपने जितने में बेचा है वो आप दोनों में माइनस करके जो आपको जो बचा गेन बचा है उस पर आपको बस 12.5% आपको 12.5% प्लस 50 सेस जो भी है वो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। नहीं सर, ये अगर 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदा है तो हाँ, 23 जुलाई 24 के बाद उन्होंने इंडेक्सेशन का बेनिफिट मना कर दिया। 12.5% या इंडेक्सेशन के साथ 12.5%? इंडेक्सेशन के साथ 12.5%। इसमें हाँ और एक ऑप्शन भी दिया हुआ है गवर्नमेंट ने जो काफी कम लोग यूज कर रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आपको इंडेक्सेशन से फायदा नहीं हो रहा है तो आप बिना इंडेक्सेशन करे भी जो ग्रॉस वैल्यू है, आपने आज समझो 10 लाख में खरीदी हुई प्रॉपर्टी आज 50 लाख में बेच रहे हो, 40 लाख का आपको गेन हुआ, आप बिना इंडेक्सेशन लीजिए 40 लाख पे आप सीधा उस पर टैक्स भर दीजिए। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है, बट आपके पास ऑप्शन दोनों दिया गया है कि आप इंडेक्सेशन के साथ वैल्यू देखिए, इंडेक्सेशन के बिना देखिए, आपके लिए जो बेनिफिशियल है उस हिसाब से आप उसको कर सकते हैं, बिकॉज दोनों में टैक्स रेट अलग है। ओके, 12.5% और 20% वैसे अलग है दोनों में। बिल्कुल। और सर, जैसे अब हमने प्रॉपर्टी की बात करी, म्यूचुअल फंड की बात करी, और अब गोल्ड के प्राइजेस जिस तरह से हमने देखे हुए हैं, तो कई सारे लोगों के द्वारा अपने गोल्ड को भी बेचा गया है। जो पुराना धन था, जो पुराना गोल्ड था, जो शायद तक शादी में मिला हो या फिर अपने क्या बोलते हैं एंसेस्टर्स से मिला हो, तो वहाँ पर अगर कोई गोल्ड सिल्वर को बेचता है तो उनके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी कैसे आती है? इस मामलों में यूजुअली आपको बिल्स तो मिलते नहीं है, आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि आपने कितने में खरीदा था, या आपके जो भी थे पिताजी या दादाजी कितने में खरीदा, आपको पता ही नहीं है कितने में खरीदा हुआ है। तो बाकायदा इसमें अगर आपके पास अंदाजा होता है कि कहीं ना कहीं ये 25-30 साल पुरानी मेरी ज्वेलरी है जो मैं आज बेच रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको 1/4/2001 करके उन्होंने डेट दी हुई है, आप उस दिन की उसकी मार्केट वैल्यू निकालिए कि उस दिन के गोल्ड के जो प्राइस थे वो क्या थे, वो आपकी कॉस्ट मानी जाएगी, और आपने जितने में आज गोल्ड बेचा, अगेन जितना बेचा और जितने में खरीदा था माइनस करके जो मिला वो आपको गेन पे आपको उसके ऊपर टैक्स भरना है, और टैक्स रेट सब में सेम ही है, 12.5% ही है। 12.5% गोल्ड, चाहे गोल्ड ETF हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे आपके गोल्ड बॉन्ड हो, सब में? गोल्ड ETF में थोड़ा अलग है, क्योंकि ETF को बेसिकली डेट फंड डेट बेस माना जाता है, तो वहां पे इन्होंने उसको डेट में शॉर्ट टर्म ही होता है। 12.5% जब मैं बात कर रहा हूं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात होती है, और डेट म्यूचुअल फंड या डेट बेस्ड जो चीजें हैं जितनी भी है वो सब पे टैक्स जो है वो बाय डिफॉल्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए अगेन आपका स्लैब रेट इज दी योर नॉर्मल रेट टैक्स जो आपको भरना होता है
शॉर्ट टर्म में। ओके, तो गोल्ड ईटीएफ में सर अगर, क्योंकि जो सोने में जो उतार चढ़ाव हुआ है, अगर किसी ने पैसा रखा है तो वो शॉर्ट टर्म आपकी मतलब ETF अगर होगा तो वो उस हिसाब से आपके स्लैब रेट में स्लैब जाएगा। रेट में आ जाएगा। बट अगर आपने वो फिजिकल गोल्ड लिया था तो वो आपका नॉर्मल लॉन्ग टर्म हो सकता है, बिकॉज आपने कब खरीदा, मतलब आपके दादाजी या और पिताजी ने सर खरीदा गोल्ड था। में 1 साल से ज्यादा लॉन्ग टर्म, यस, और ईटीएफ में भी। ETF में भी से। ETF तो बाय डिफॉल्ट शॉर्ट टर्म ही है, आप कुछ भी करिए, आप भले उसको 4 साल रखिए, 5 साल रखिए, वो बाय डिफॉल्ट शॉर्ट टर्म ही माना जाएगा। अच्छा, तो वहां पे आपकी स्लैब में ही इनकम स्लैब में मानी ही होगा जाएगी। टैक्स। बिल्कुल। अभी सर मैं आपसे समझना चाहता था, हमारे दर्शकों को बताइए कि लॉस हार्वेस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे काम करता है, और कैसे लॉस हार्वेस्टिंग के जरिए आप अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बचा सकते हैं। करेक्ट। सो लॉस हार्वेस्टिंग एक सिंपल फॉर्मूला है जहां पे आज अगर आपने कोई शेयर्स बेचे लॉस में, और आपके पास ऑलरेडी इस साल आपने शेयर्स और म्यूचुअल फंड रिडम्पशन करके आपने काफ़ी गेन कमा लिया है, अगर आप चाहते हैं कि उसको उसके ऊपर आप टैक्स न भरें, तो आप बाकायदा आज जो आपके पास लॉस मेकिंग शेयर्स है आप उसको बेच दीजिए, और आपका जो गेन आपने जो पास में अर्न कर लिया है उसको इस लॉस के सामने सेट ऑफ कर लीजिए। तो और लॉस हार्वेस्टिंग मतलब आज ये बंदा, आज भले मुझे पता है कि ये शेयर लॉस में चल रहा है, बट मे बी शायद 2 दिन या 2 हफ्ते बाद या 2 महीने बाद अगर वो शेयर वापस, मुझे लग रहा है कि वापस ऊपर आएगा, तो मैं आज बेच के लॉस तो बुक कर लूंगा, पर मैं कल वापस वही शेयर बाय कर लूंगा। ओके, और वो फाइनेंशियल ईयर में करना चाहिए। यस, फाइनेंशियल ईयर अगर आपका मतलब एकदम लास्ट डे है, जैसे फाइनेंशियल ईयर का एकदम एंड डेट है, ट्रेडिंग डे जो लास्ट डे है तब हो रहा है, तो आपके लिए सेम फाइनेंशियल ईयर में बाय करना पॉसिबल नहीं है। तो आपने इवन इफ अगर आपने 1 अप्रैल या 2 अप्रैल जब भी मार्केट खुलती है तब आप वापस बाय कर लेते तो भी ठीक है। जो लॉस हार्वेस्टिंग है वो कहीं ना कहीं टैक्स में ऐसा कहीं लिखा हुआ कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, ये एक कह सकते हैं कि टैक्स बचाने का एक तरीका लोगों ने ढूंढा हुआ है, जिसको हम बोल सकते हैं कि लीगली आपने टैक्स सेविंग की। ये आपका टैक्स इवेजन नहीं है, लीगली गवर्नमेंट ने इसको अलाउ किया हुआ है, पर कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट हाँ इस पे सालों से चला आ रहा है और लोग कर रहे हैं, और इस पे कभी कोई ऐसा लिटिगेशन या कभी हमने देखा नहीं है। बिल्कुल। तो सर इसमें आपको लगता है, लेकिन उसमें एक पेच ये भी है कि आपके पास लॉस वाले शेयर्स भी होने चाहिए, डेफिनेटली वही बेच के आप कर सकते हैं। और आपके पास गेन है तभी तो आप लॉस का सोच रहे हैं। आपने इस साल समझो मार्केट अभी जैसे वॉर शुरू चल रहा है, उससे पहले आपने अच्छे से मार्केट से कमा लिया है, और अब आपके पास लॉस मेकिंग शेयर्स हैं, तो आप डेफिनेटली उसके सामने सेट ऑफ करने का सोच सकते हैं। बिल्कुल। और सर इसमें क्या जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गेन दोनों के साथ में सेट ऑफ किया जा सकता है, और क्या लॉन्ग टर्म जो लॉस है उसको किसके साथ सेट ऑफ किया जा सकता है? शॉर्ट टर्म लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म, दोनों के सामने हो सकता है। लॉन्ग टर्म है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म के सामने ही सेट ऑफ होगा। ओके। और उसको कैरी फॉरवर्ड जो लॉसेज हैं उसके साथ भी सेट ऑफ किया जा सकता है? यस यस, आप उसको आगे जाके ले जा सकते हैं, बट उसमें अगेन आगे जाके अगर आप सोचेंगे कि आपका बिजनेस का लॉस है और आपको उसको इसके सामने सेट ऑफ करना है फ्यूचर में, आपने आज आपके पास इसके पास कोई कैपिटल लॉस था जो आपने कैरी फॉरवर्ड किया, और आपके अगले साल आपके पास बिजनेस गेन है, तो आप उसको सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। वहां आपको जो अलाउड है वो विथ इन अ ईयर अलाउड है, आप विथ इन अ ईयर उसको सेट ऑफ कर सकते हो, पर अगले साल आप जब कैरी फॉरवर्ड करने ले जाओगे तो आप कैपिटल गेन हेड के सामने ही इसको सेट ऑफ कर पाओगे। कैपिटल गेन हेड के सामने। अब सर कई सारे हमारे दर्शक हैं जो शेयर मार्केट के अंदर भी निवेश करते हैं, तो आजकल लोगों की जो शेयर मार्केट में कमाई होती है, एक तो लॉन्ग टर्म जो शेयर रखे जाते हैं उसके जरिए होती है, कुछ लोग जो है इंट्राडे के अंदर भी सुबह शेयर खरीदते हैं, शाम को शेयर बेचते हैं, कुछ लोग ऑप्शंस के जरिए भी पैसा कमाते हैं, ज़्यादातर गंवाते हैं, लेकिन जो कमाते हैं उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर ये कैसे सेट ऑफ होता है और इनकी ऊपर कैसे टैक्स लायबिलिटी आती है? सो नॉर्मल आप शेयर्स जब आप करते हो, इसमें जैसे कोई नॉर्मल सैलराइड पर्सन है, उसका शायद उतना वॉल्यूम नहीं होगा, इतना ट्रेडिंग इतने फ्रिक्वेंटली वो नहीं कर रहा है, तो उसको जो भी उस पर टैक्स भरना होता है शेयर्स पे, वो नॉर्मली कैपिटल गेन हेड में जाता है। बट अगर कोई बंदा है जो पूरे दिन या रेगुलरली वो पूरे साल इतनी सारी कर रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, तो उसके लिए वो उसको बिजनेस माना जाता है। अच्छा। और तब वो उसको अंडर कैपिटल गेन ना होते हुए बिजनेस इनकम में चला जाता है, और आपके टैक्स रेट चेंज हो जाते हैं। नहीं, ऑप्शंस में भी या नहीं, इंट्राडे? मैं फिलहाल आपको एक ब्रॉडली एक चीज हाँ, समझा रहा ठीक हूँ, है। उसके बाद आते हैं अपन स्पेसिफिकली इंट्राडे पे। इंट्राडे बाय डिफॉल्ट बिजनेस इनकम ही है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। इवन इफ सैलराइड पर्सन भी अगर उसको आज सुबह खरीद के शाम को बेच देता है, तो इंट्राडे पे उसको बिजनेस इनकम मान के ही उसको टैक्स भरना है। और लास्ट आपने बताया मुझे ऑप्शंस, एफएनओ जो डेरिवेटिव्स हम बोलते हैं, तो डेरिवेटिव्स में आपको जो एट द एंड जो आपको जो गेन या लॉस होता है उसके ऊपर आपको बिजनेस इनकम पे ही टैक्स भरना है।
इंट्राडे और जो आपका जो डेरिवेटिव्स का है उसको हम टेक्निकली बताएं तो दोनों थोड़े अलग हैं, बिकॉज हम जब इंट्राडे को बिजनेस इनकम बताते हैं तो हम उसको स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम बोलते हैं, और जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स वाला जो होता है, एफएनओ वाला होता है, उसको हम बोलते हैं नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। उसका भी एक अलग रीज़न है, क्योंकि आप नॉर्मल जो बिजनेस लॉस जो होता है वो आप स्पेकुलेशन गेन के सामने सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो आपका जो पहले वाला जो स्टार्ट से करे, अगर आपका जो क्वेश्चन था कि भाई मेरा जो मार्केट से मेरे को जो पैसे मिले, इंट्राडे से मिला, ये सब मैं सेट ऑफ कर सकता हूँ कि नहीं, तो ये आपके हेड पे डिपेंड करता है। अगर आपने समझो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किया है तो आप उसको सामने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के सामने सेट ऑफ कर ही सकते हो। उसके बाद अगर आपके पास कुछ बचा तो आप वो बिजनेस लॉस के सामने कर सकते हो, पर वो आपका नॉन स्पेकुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर सिंपल भाषा में बताया जाए तो आपका जो इंट्राडे से अगर जो गेन हुआ है वो आपके नॉर्मल म्यूचुअल फंड से जो आपको गेन, उसके सामने आप सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो स्पेकुलेशन है, उसको एक अलग कैटेगरी दी गई। तो इंट्राडे का जो लॉस है वो किसी से सेट ऑफ नहीं होगा। नहीं होगा, वो आपको, वो सिर्फ और सिर्फ आपके इंट्राडे के सामने गेन के सामने ही सेट ऑफ हो सकता है। और जो एफएनओ का लॉस है वो क्या अपनी जो बिजनेस इनकम है, जिस अगर कोई कारोबारी है जो अपने बिजनेस में कारोबार कर रहा है और एफएनओ का भी उसको चस्का लग गया और एफएनओ में उसने बहुत लॉस कर दिया, समझिए अगर एक कारोबारी 20 लाख रुपए कमाता है अपनी कारोबार से और एफएनओ में उसने हाथ आजमाया और वहां पर उसका 10 लाख का नुकसान हो गया, तो अपना जो उसका अगर कपड़े का कारोबार है 20 लाख का जो प्रॉफिट है और यहाँ 10 लाख का नुकसान है, तो वो सेट ऑफ होगा। यस, हो जाएगा। और उसको 10 लाख नेट में, आपने जैसे एग्जांपल बताया, 20 माइनस 10 और 10 पे ही उसको टैक्स भरना है। ओके, तो बिजनेस इनकम के तौर पे ही एफएनओ की जो कमाई है वो बिजनेस इनकम के तौर पे ही मानी जाती है, और इंट्राडे की कमाई भी बिजनेस इनकम ही है लेकिन स्पेकुलेटिव माना जाता है। और जो बाकी इन्वेस्टमेंट है वहां पर 12.5% या 20% शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के आधार पर। करेक्ट। और अगेन आपके जैसे मैंने बताया वो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। अगर कोई बंदा रेगुलरली ट्रेड कर रहा है तो उसके लिए भी वो बिजनेस माना जाएगा। अगर कोई सैलरीड पर्सन है और उसका वॉल्यूम इतना है, इतने ट्रेड कर रहा है, बाय सेल कर रहा है, तो आप उसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते। बेसिकली अगर आप क्रक्स में मुझे पूछेंगे तो कैपिटल गेन कब होता है, जब आपका वो इन्वेस्टमेंट हो। अगर आप इतने शॉर्ट पीरियड में खरीद रहे हो, बेच रहे हो, आप इतना सारा वॉल्यूम कर रहे हो, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप ये बिजनेस कर रहे हो, क्योंकि आप एक रिस्क ले रहे हो। आप किसी भी चीज में रिस्क लोगे तो वो उसको बिजनेस इनकम माना जाएगा। बिल्कुल सर, आखिर में मैं आपसे समझना चाहूँगा, वक्त की कमी है, आजकल जो है लोगों के द्वारा बॉन्ड्स में भी निवेश किया जाता है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में भी निवेश किया जाता है, तो वहाँ पर टैक्स की लायबिलिटी किस तरह से आती है? कुछ जो स्पेसिफाइड बॉन्ड्स हैं उनकी तो इनकम लॉन्ग टर्म पे एग्जेम्प्ट ही है। कुछ के जो होते हैं वो इंटरेस्ट बेरिंग बॉन्ड्स होते हैं, तो आपने वैसे भी इंटरेस्ट पे तो टैक्स भर दिया है। इंटरेस्ट पे अगेन आपका जो टैक्स है वही स्लैबिलिटी लगेगा आपका, और जो मेच्योरिटी पे जो वैल्यू मिली है वो तो आपने जो इन्वेस्ट किया था वही आपको वापस मिल रहा है, तो उस पर कोई आपको टैक्स नहीं भरना होता। अगर आपके कोई ऐसे बॉन्ड्स है जो ट्रेडेबल है स्टॉक एक्सचेंज पे, और अगर आपने वैसे ट्रेड किया बिफोर मेच्योरिटी, तो फिर उसका एक अलग ही टैक्सेशन इम्पैक्ट होता है, जहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म देखा जाता है, और आपने किस टाइप से बेचा, कहाँ से बेचा, वो सब उसके लिए डिपेंड्स ऑन दी बॉन्ड्स के टाइप पे अलग अलग टैक्सेशन के प्रोविजंस दिए हुए। बिल्कुल, आखिरी सर सवाल होगा अब हमारे दर्शकों के लिए, आपका क्या टैक्स का मंत्र होगा? टैक्स का मंत्र तो मैं यही बताऊंगा लोगों को कि टैक्स प्रोविजन थोड़े कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें याद रखना एक डिफ़िकल्ट होता है। बट कुछ चीज़ें एक आपको याद रखनी है, जैसे हमने अभी एक 2 3 वाली बातें की, 1 2 3 रूल, 1 2 3 वाले रूल आपको इजीली याद रखने हैं। आपको याद रखना है कि भाई जो पैसे देगा घर खरीदने में वही उस पर टैक्स भरेगा। तो ऐसे कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है, अदरवाइज तो आपकी चीज़ें एकदम सॉर्टेड है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में शामिल होने के लिए महिर जी, और तमाम सवालों के आसान भाषा में जवाब देने के लिए। तो टैक्स मंत्रा के स्पेशल एपिसोड में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।